अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। टॉपिक आप जान चुके हैं, कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज जिसका इलाज यकीनन जो शख्स जो भी इससे मुतासरा होता है वो उसकी जो एक तकलीफ़ होती है वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी साथ साथ पूरा ख़ानदान जो है, पूरी फैमिली जो है वो इससे मुतासिर होती है, मुआशी तौर पे भी और ज़ाहिर है कि ज़हनी तौर पर भी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि बैतुस्सुकून ये जो कैंसर का हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके को चेयरमैन जनाब जमील यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जमील यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या एक सक्सेस स्टोरी की तरफ आते हैं, लेकिन पस मंज़र क्या था, क्या सोच थी इस इदारे को कायम करने की? देखिए, हमारी चेयरपर्सन थी मिसेस ज़ैनब इब्राहिम। उन्होंने वो एक दफ़ा गई हॉस्पिटल में और देखा कि सफरिंग्स हो रही हैं पेशेंट्स की। तो नॉर्मली हॉस्पिटल्स जो है हॉस्पिस को बड़ा अवॉइड करते हैं। लास्ट स्टेज होता है कैंसर का, जब पेशेंट का कोई इलाज नहीं रहता है, उसका लास्ट फेज़ है, उसमें महीना निकले, 2 महीना, 6 महीना, कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। पैलेटिव केयर कर सकते हैं उनको मेडिकेशंस बदल के। ठीक है, ये हॉस्पिस कहलाता है, ये पर्टिकुलर फेज जो है 4th स्टेज पे। हाँ। तो अब जिनके घर छोटे हैं और रहने की जगह नहीं है, 2 कमरे का क्वार्टर हैं, 3 कमरे के हैं, भले फैमिली बड़ी है, तो उन पेशेंट को रखना बड़ा पेनफुल सीन चीज़ होती है। तो उनका ये ख्याल आया कि मैं एक ऐसा मकान लूँ जहाँ मैं ये सिर्फ हॉस्पिस वाले पेशेंट्स को रखूँ, जो 4th स्टेज के कैंसर हैं, जिनको कोई नहीं लेता। अच्छा, ठीक। लोगों को तो 2nd स्टेज के बाद भी नहीं लेते, ये तो 4th स्टेज है, ओके। तो उन्होंने केडीए में, बड़ी पॉश लोकेलिटी, ऐसा नहीं कि कोरंगी और औरंगी और यहाँ मान लिया हो, केडीए में बेहतरीन खूबसूरत मकान लेके, गार्डन, एवरीथिंग, वहाँ पे ये पेशेंट्स के लिए हॉस्पिस केयर खोला उन्होंने। अबाउट 12 बेड्स का, विद डॉक्टर्स एंड मेडिकेशन, सब पैलिएटिव केयर। वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया 1999 में। 1999, ठीक है ना। और बड़ा अच्छा चला। लोग फिर उनको ये ख्याल आया कि वो फिर बाकी के कैंसर पेशेंट्स कैसे करते हैं, हाउ कैन दे अफोर्ड, इतना महंगी बीमारी है ये, कि ये आदमी को जैसे पता लगता है कि कैंसर है तो बोलते हैं ना कि जैसे 2 बम फटते हैं उसके। बिल्कुल, एक कि कैंसर है तो मौत नज़र आती है सामने, दूसरा इसका इलाज का पैसा कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें थी, तो उन्होंने सोचा कि यार जिस शहर में, मुल्क में आदमी बड़ी मेहनत करके 3 वक्त की रोटी खा लेता है, बच्चों को थोड़ी तालीम जैसी हो सकती है वो दे देता है, ये बीमारी अगर हो गई तो क्या होगा। तो लोग जेवर बेच रहे हैं, गाड़ी बेचते हैं, एसेट्स बेचते हैं, ओके। तो उन्होंने कहा चलो हम हॉस्पिटल भी बना लेते हैं, ओके, कि हॉस्पिटल बनाएं ताकि हम दोनों चीज़ कर सकें। ठीक। तो उन्होंने हिल पार्क के पास 2009 में पूरी बिल्डिंग बनाई, ओके। हाँ, ये 50,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, ग्राउंड +4 है, एक्सक्लूसिव कैंसर हॉस्पिटल है, और कोई हम नहीं काम ट्रीट करते। तो वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई 2009 में। तो हमारे चूँकि फैमिली फ्रेंड्स थे और ऑल, तो सब कॉर्पोरेट फंडिंग की, ये की, सब ने डोनेट किया, हबीब्स वालों ने किया, अभी बैंक वालों ने, दाऊद फैमिली एंड ऑल दैट। तो उन सब ने कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग बिजनेसमैन। तो माशाल्लाह इस शहर की जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, जो किधर और शहर में नहीं है, वो यहाँ की फिलैंथ्रोफी है। बिल्कुल, इस पे कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और इतनी सबसे ओवर स्टफ सिटी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, बट इसमें लोग आगे हाथ बढ़ाते हैं हेल्प करने की, चैरिटी का। और इसी वजह से हमारा सर्वाइवल है, मेरा ख्याल। बिल्कुल। बट एक इतने बड़े हॉस्पिटल को रन करना, अच्छा पहले तो ये जानूंगा कि ये हॉस्पिस जो है ये आप 1999 से ये फ्री सर्विस? टोटली फ्री, एवरीथिंग फ्री है। ओके, सही। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह के, अब तो ज़ाहिर है कि माशाल्लाह आपके एक पूरा डोनर का क्लब होगा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और जो आपने कहा कि फिलैंथ्रोपी जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर या कॉर्पोरेट के ऊपर, और फिर पाकिस्तान में तो कुछ आपके CSR की भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बड़ी सपोर्ट करती हैं कंपनीज। तो इनिशियली कितना प्रॉब्लम रहा, कितना बड़ा एक मसला रहा, या नियत की और फिर चीज़ें आसान होती गई? आता गई। इसी आप जब खुदा के राह में करते हैं तो फिर आपको देश नो टर्निंग पॉइंट, इसमें पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुदा की मखलूक का ख्याल रखने, उसके लिए बनाया आपने, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कोई पर्सनल सैलरीज नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर वहाँ से तनख्वाह नहीं उठा रहा, ओके। उल्टा तनख्वाह तो छोड़ो, उठाने की बात है, जो हमारे पास
5 सर्जन हमने अभी जो प्रोग्राम के शुरू में जो हमने जो प्रोफेशनल्स दिखाए, बिल्कुल ठीक है, वो आगा खान के साथ आपका क्या कुछ एग्रीमेंट वगैरह है? वो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। हमारा एक तो अब्दुल कयूम साहब है जो MD हैं हॉस्पिटल के, ही इज़ ऑन अ सैलरी, बट वो दूसरी जगह भी काम करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पेड प्रोफेशनल। शफीक उर रहमान साहब हैं जो ज़ियाउद्दीन के हेड थे ओके सर्जरी में, वो हमारे पास ऑनररी काम करते हैं ट्वाइस अ वीक, ओके, और पेशेंट्स को भी देखते हैं, OPD भी करते हैं और अपनी सर्जरीज भी, और बड़े एंथुसियास्टिक हैं, ओके। शाइस्ता खान है जो आगा खान की हेड थी ऑन्कोलॉजी इसमें सर्जरी में, ओके, ब्रेस्ट सर्जन की, शी वाज टॉप ऑफ द लाइन। वो हमारे यहाँ भी आती हैं वनडे, वो भी फ्री हैं, और वो साउथ सिटी में भी बैठती हैं। तो आप देखिए एक फ्री हॉस्पिटल, जस्ट इमेजिन साउथ सिटी, एंड उसके बाद एक दैट शोज कि हम पेशेंट्स को क्या वैल्यू देते हैं, हम उनको उसी लेवल से ट्रीट करते हैं, और उसी लेवल से हमारे पास वॉलंटियर्स हैं। तो 5 सर्जन्स हैं, जिन्ना का हेड भी है उसमें, 5 सर्जन्स हैं, 5 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कोई वेटिंग अच्छा, ये रोल मॉडल और इदारे भी पाकिस्तान में लेकर चल रहे हैं क्या इस तरह से? मतलब ये वॉलंटरीली सर्विसेज का है, क्योंकि आपके बहुत सारे वो सबकी जगह अपना कंसेप्ट है, मेरा डिफरेंट है। मैं चूंकि CPLC में रहा हूँ, एग्जैक्टली ये इस शहर के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है सर आपका, जो CPLC सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी जो है, तो वहाँ की सोच कितनी आगे बढ़ी? चले खैर आफियत से लेकर हिफाजत से लेकर और फिर उनकी सेहत आमा तक आपने रीच किया। तो वही ट्रेंड था मेरा कि कोलैबोरेशंस करें, MOUs करें, ओके, गेट पीपल। तो हमने पहले एडवाइज मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा, बेहतरीन हमारा एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें शफीक उर रहमान साहब हैं और अपना शाइस्ता खान है, फिर अपना टीपू सुल्तान साहब, वेरी फेमस पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल का पहले बनाया उन्होंने, बिल्कुल, वो मेरी पूरी सर्जरी ऑपरेशन थिएटर को ओवरलुक करते हैं, कंटेमिनेशन फ्री हो, थ्राइस अ वीक तो वो आके चेक करते हैं। हायरिंग ऑफ डॉक्टर्स जितने भी हैं, RMOs, नर्सेज, वो जॉब कर दें। तो ओके, ये मैनेजमेंट साइड का सारा उनका रोल है। इट्स एन ऑनरी एडवाइजरी बोर्ड। ओके, लेकिन जो ट्रस्टीज हैं उनका क्या काम है? वो कितने मुतारिफ हैं? ट्रस्टी भी देखिए ना, एक फाइनेंस देखता है, तो एक मार्केटिंग के हैं, उनका जो ख्याल रहे ना। मैं बाकी का मैनेजमेंट हूँ, लाइक मैनेजिंग ट्रस्टी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ्स हैं सब, तो एवरीथिंग इज इन प्लेस, ताकि हमारे यहाँ कोई कैश काउंटर भी तो नहीं है। बिल्कुल 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 टोटली फ्री है। और हमारे कैश काउंटर तो छोड़े नहीं है, स्टाफ को बोला गया है कि अगर आपको हमने देखा ऊंची आवाज़ से बात करते हुए किसी के साथ, हम आपकी सर्विस फ़ौरन टर्मिनेट करेंगे। ये हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, क्लॉज। अच्छा, हाँ, इसी बिकॉज ये देखिए छोटे, आप जैसे अंदर आते हैं हॉस्पिटल के, तो बाहर फूल हैं भरे हुए, फ्लावर्स, उनको हमने इतना रिलैक्सेशन मोड दिया है, लॉबी बैठने की बेहतरीन है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, इंडोर प्लांट्स हैं वहाँ पे, और हम स्प्रे मंगाया, हमने लेवेंडर स्प्रे मंगाया अमेरिका से, कॉन्सेंट्रेटेड लेवेंडर। नहीं, मैं कुछ बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि कैश काउंटर नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इसमें ह्यूज अमाउंट में, मेरे ख्याल से बजट जो है, मैं उसके भी बात करूँगा कि आपका एनुअल बजट जो है वो कितना है, लेकिन इन सब से बढ़ के एक इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसके लिए आपके यहाँ जो ऑडिटर्स हैं, मैं उसके ऊपर भी ज़रा बात करना चाहूँगा। बट विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, जमील यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में बैतुस्सुकून कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ स्टैट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। जून 2024 तक बैतुस्सुकून कैंसर हॉस्पिटल में 2,80,000 से ज़ायद OPDs हुई, 50,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड मरीज़, इसके अलावा 60,000 से ज़ायद कीमोथेरेपी इसके सेशंस हुए, 1,70,000 से ज़ायद रेडियोथेरेपी इसके फ्रैक्शंस हुए, और 6,000 से ज़ायद सर्जरीज़, और 23,000 से ज़ायद हॉस्पाइस जो आपके पेशेंट्स हैं, हॉस्पिस पेशेंट जो कहलाते हैं, जो आप स्टेज 4 के, फोर्थ स्टेज, ओके, 4th स्टेज के। सर, ये एक मतलब उसी बात पर मैं आता हूँ कि कैश काउंटर आपकी है नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें पैसा इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल से एक मरीज़ के इलाज पे 10 से 20 लाख तक का खर्चा होता होगा। तो इसमें ऑडिटर्स वगैरह आपके कौन हैं, जो इसका क्या निज़ाम है? ये ऑडिटर्स हैं, वो तो पूरे इनकम टैक्स भी पूरा 100% एग्जेम्पशन मिलता है हमको, उसके लिए ऑडिटर्स होते हैं, बुक्स ऑडिट होती हैं। कोई भी अच्छी कॉर्पोरेशंस जो हैं वो बगैर ऑडिट उसके बगैर चल ही नहीं सकती है। इनकम टैक्स पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोफी से भी रजिस्टर्ड हैं। ओके, हाँ, और ज़कात और ये शरिया कंप्लायंट भी, उनके भी ऑडिटर्स होते हैं।
अच्छा, सिर्फ आपके वो फाइनेंशियल ऑडिटर्स नहीं होते हैं, शरह कंप्लाइंट जो देते हैं वो खुद भी ऑडिटर्स भेजते हैं। ओके ओके वो भी ऑडिट करते हैं, बिकॉज बाइफिकेशन है, ज़कात है, डोनेशन है, होम्स है, जो पेशेंट जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है, यू नो। सही। तो अच्छा, अब इसमें एनुअल बजट क्या होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें जब हम देख रहे हैं इसमें अंदाजन। देखिए, इसकी जो 2-3 खूबियां हैं मैं आपको पहले वो बता दूं। हॉस्पिटल में लोग देख रहे हैं, जैसे पेशेंट आता है, वहाँ रजिस्टर करता है अपने आप को, हम उसको घर नहीं भेजते वापस। पहले हमने एक फ़िल्टर क्लिनिक बनाया हुआ है। वो फिल्टर क्लिनिक का काम ये है कि आइडेंटिफाई करे ये हमारा पेशेंट है या नहीं है, भी या नहीं। सही है। गरीब आदमी, या मैं गरीब तो बोलता ही नहीं, जो हमारे पास आते हैं मैं कहता हूँ लेस प्रिविलेज्ड है। बिल्कुल, दैट इज़ द प्रॉपर वर्ड। ठीक है, ठीक। बिकॉज ये ऐसी बीमारी है कि 3 लाख 4 लाख कमाने वाला भी नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई शक। तो क्या उसका वो हक, बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, ज़कात मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ज़कात ले सकते हैं, नहीं, बड़े टेक्निकल मज़हब भी उसके जो शरई मामला, और खुद पेशेंट भी घबराते हैं। मुझे समझ नहीं आता। बॉटम लाइन ये है कि माली वसाइल जो हैं वो इलाज ना होने में कोई या इलाज के होने में कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए, कम से कम। बिल्कुल। देखिए, SIUT देखिए आज सबसे टॉप और बेस्ट हॉस्पिटल है, एक पैसा नहीं चार्ज करते। सही। अदीब रिजवी साहब का भी यही प्रोसेस है। मैं उनका बड़ा फ़ैन, उनको समझने के लिए इज्जत है कि इतनी बड़ी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो, और कभी किसी को कहते हैं जो अफोर्ड कर सकता है डोनेशन दे रहा होगा तो ही तुम्हारा हॉस्पिटल चल रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं। टेक्निकली हम कहते हैं जो जितना अफोर्ड करता है वो बैंक में डाल देता है, डोनेशन देता है, कुछ ना कुछ किसी तरह से पे बैक, और ये निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है, इसी तरह चलता है। तो मैंने जो आपको पहले बताया था फूल है ये वो, इसलिए कि जो कैंसर पेशेंट है, मरीज का बड़ा दुखी होता है, यू नो। तो मायूस के पता नहीं कौन से लेवल के ऊपर होता है। एनवायरनमेंट जो देना है, फील भी नहीं कर सकते वो। एग्जैक्टली, तो उसको एनवायरनमेंट बेस्ट देना है। और सबसे खूबी की बात इस हॉस्पिटल की है कि हमने MOU किया आगा खान हॉस्पिटल के साथ। ये आगा खान हॉस्पिटल का समझे CSR की खूबी है कि वो आए, हमारा इंस्पेक्शन किया। देखिए, आगा खान हॉस्पिटल को छोटा हॉस्पिटल नहीं है, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है बेस्ट हॉस्पिटल। बिल्कुल। ओके, वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स, सर्जन्स हैं। वो किसी के साथ MOU करेंगे तो वो आके देखेंगे अपने लेवल का वो है कि हम करें या नहीं करें। तो वो आए, इंस्पेक्शन किया, और सुलेमान साहब नए जो MD हैं वो आए। ओके, और डॉक्टर आस के देखा, तो उन्होंने आके भी देखा उस हॉस्पिटल को और हमारे साथ MOU किया। अब MOU का फ़ायदा ये कि हम कोई भी आगा खान का डॉक्टर यहाँ काम करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ही कैन डू इट, उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं। ओके, वॉलंटरली कर सकता है वो। अब हाँ, जैसे डॉक्टर ज़ारा फुद्दू है नीचे, उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग अपने हाथ में ली हुई है। वो नर्सेज भेजते हैं, हेड नर्सेज को, वो हमारे ओवरसी करते हैं सारे नर्सेज को कि चीज़ सही फॉलो कर रहे हैं, बुक के मुताबिक है या नहीं है। तो हमको बेस्ट क्वालिटी का हॉस्पिटल का, बेस्ट ऑफ बेस्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं इस वक्त आपके पास वहाँ पर मौजूद है। स्टेज का कैंसर है, डॉक्टर आतिफ हैं आगा खान के, बेस्ट, जब बुलाओ आ जाते हैं वो, एंड वी डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस। तो ये लेवल ऑफ दिस थिंग है। लेटेस्ट मेमोग्राम मशीन्स हैं, एग्जैक्टली स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त मशीनरी की तरफ में। रेडियोथेरेपी के लिए हमने MOUs किया हुआ 3-4 जगह। आगा खान हमारे सारे बायोप्सीज और रिपोर्ट्स टेस्ट मेडिकल करता है, 60% हमको डिस्काउंट देता है। तो हमने डोनर्स का पैसा ख़राब नहीं किया। हम अगर रेडियोथेरेपी की मशीन लगाते हैं 20 करोड़ की, हमारे पास इतने पेशेंट नहीं है, हम कमर्शियल बिजनेस नहीं कर रहे, तो हम क्यों लगाएं? हम रेडियोथेरेपी वालों के साथ MOUs किया हुआ है। वो हमें 50% 60% डिस्काउंट पे लेटेस्ट ऑनलाइन हमको रिपोर्ट्स देते हैं, एंड रेस्ट ऑफ 50% जो वो आप बेयर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, हमने पार्टनरशिप्स की है भाई। तो इस कोलैबोरेशन से बड़ा अच्छा चलता है। रेडियोथेरेपी के लिए हम जो अपना इनके हैं, किरण हॉस्पिटल है, जिना में है, जैसे ये सब एटॉमिक एनर्जी के जो है, ओके, हाँ, वहाँ पे वो डिस्काउंट दे के हम पेशेंट्स को वहाँ भेज देते हैं, तो पूरा हो जाता है। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए कि जो पेशेंट्स हैं वो जब आपके पास आते हैं तो इस सेटअप के हवाले से कि बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, ज़ाहिर है कि एक मीडियम साइज आप उसको लेकर चल रहे हैं, कोशिश माशाल्लाह 50,000 स्क्वायर फीट, 79 बेड्स, लेकिन फिर भी कम पड़ता होगा ना एक चीज़ को। जो मरीज आते हैं, जो लोग आते हैं, हड्डी टूटने वुटने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें भी जो लोग आते हैं वो तो बड़ी तादाद होती होगी ना इसमें। तो मैं वो थोड़ा, क्योंकि हम जाते SIUT चले जाएं, मैं NICVD चले जाएं, हम LRBT चले जाएं, जहाँ कभी भी हम देखते हैं कि लोगों का बड़ा रश होता है और नंबर्स जो है वो बहुत मुश्किल से उनकी OPDs में मिल रहे होते हैं, फॉलोअप चेकअप्स में बड़ा जो है वो टाइम लगता है। ये चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ कैसी है? हमने 5 ऑन्कोलॉजिस्ट रखे हैं, पूरे 5 दिन देखते हैं, सुबह 9 बजे शुरू करते हैं
5 बजे तक जितने भी आते हैं ओपीडी में सब क्लियर आउट हो जाते हैं। उनको शेड्यूल देते हैं, टाइमिंग देते हैं, उनको जल्दी आके बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइम दिया उस पर कहते हैं 15 मिनट पहले आ जाओ, नंबर से चल रहा है, यू विल बी सीन। ओके, वेटिंग टाइम कैंसर में नहीं देना चाहिए किसी को भी, बिल्कुल भी, किसी, बिकॉज वो स्टेज जंप करता है, फर्स्ट सेकंड। तो अगर सर्जरी ड्यू है तो सर्जरी हो जाए, सीटी स्कैन है, रेडियोथेरेपी है, मेमोग्राम है, लैब टेस्ट है, मिनिमम बायोप्सीज हैं, और हमने सारा कंप्यूटराइज किया हुआ है प्रोग्राम। तो हर पेशेंट पर जितना खर्चा होता है इज ऑल ऑन कंप्यूटर। तो अगर मुझे एक पैनाडोल भी वहाँ से लेनी है तो मुझे एमआर नंबर नहीं तो वो नहीं दे सकता मुझे फार्मेसी, उसकी एंट्री वहाँ पे हुई हुई है। बिल्कुल, सारी चीज़ें सारे रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका वो एक जो केस है वो सबके सामने खुला हुआ है। तो हम हमारे डोनर को वो चाहता है कि ये मैं पेशेंट भेज रहा हूँ, मुझे इसका हिसाब चाहिए, हम उसको कंप्यूटराइज प्रिंट आउट दे सकते हैं, कितने दिन आया, कब आया, कौन से डिपार्टमेंट में गया, क्या ट्रीटमेंट हुई, क्या दवाई हुई, क्या नहीं हुई। गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो ताउन कह सकते हैं या सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर सिंध काफ़ी आगे है। बहुत हम भी खुशी है हमें इस साल से गवर्नमेंट ने देना शुरू किया। हमने तो नहीं अप्लाई किया था, बट उनके सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी जो आए हैं, रेहान बलोच साहब, बड़े फाइन आदमी हैं, इज़ एन एक्सेलेंट मैन। मेरा ख्याल है इन ब्यूरोक्रेसी आई थिंक सिंध गवर्नमेंट ने बेहतरीन आदमी चूज़ करके लगाया। दैट शोज़ द क्वालिटी थिंकिंग की बात है सारी। ओके, उन्होंने कहा आप क्यों नहीं ले रहे हमसे फंडिंग एंड ऑल दैट। मैंने कहा हमने सुना है कि बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है और हम वो सब नहीं चाह रहे क्या हो। तो उन्होंने कहा नहीं आप अप्लाई करें, भी मैं करवाऊंगा सीएम से बात करके। अब तो बहुत साहब इन्होंने उन्होंने कहा हम उनसे मुराद अली शाह साहब से बात करके वी विल डू इट। ओके, तो उन्होंने अप्रूव किया। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जाहिर है कि वो 50 मिलियन अप्रूव किया उन्होंने। बड़े बेहतरीन MOU बनाए हमारे के साथ, वॉक इन। मैंने कहा हमारे तो ऑल पेशेंट्स आर देयर। ओके, अब बाकायदा माशाल्लाह वो कंट्रीब्यूट करने। इवन दो हमारा बजट तो इस बार अबाउट 37-38 करोड़ था, उनका कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन 5 करोड़। अगले साल हमने थोड़ी टारगेटेड थेरेपी भी शुरू की है। अच्छा, हाँ, जो कोई नहीं करता, बहुत महंगी है। क्या है ये एक एक्स्ट्रा मेडिसिन है जो डालते हैं पेशेंट्स के अंदर ताकि वो रीअकर ना करे, रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, वो रीअकर ना हो, हाँ, बेटर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, वो कमिंग बैक टू दिस, जो हम इस वक्त उस चंक की बात कर रहे थे, पैफ कहाँ पे खड़ा होता है? पेशेंट सेट फाउंडेशन जो है उसके ज़ाहिर के डोनर्स वगैरह और भी जगहों पे हमने देखा कि काफ़ी मुतहर्रिक हैं। आपके यहाँ भी है इसी तरह के सिलसिला? क्या चीज़? पेशेंट सेट फाउंडेशन जो डोनर्स के अंदर? नहीं, हम खुद ही है, ये हमारे खुद आता है डायरेक्ट डोनेशंस एंड ऑल दैट। पेशेंट एड फाउंडेशन तो इज विद द जिन्ना हॉस्पिटल ना, प्रेमिसेस, राइट? अच्छा, वो उनके साथ वहाँ पे वो उनके साथ है ना पेशेंट एड फाउंडेशन। वो उनको बिकॉज सारे उन्होंने इक्विपमेंट लगाई है लेटेस्ट। ओके, वहाँ पे वो भी सब बिजनेसमैन ने लगा के दिया हुआ है। इसी पेशेंट एड फाउंडेशन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट। चलिए, अच्छी बात ये है कि दर्द दिल है, लोगों में दर्द दिल है। इसी तरीके से ये बहुत महंगी मशीन्स हैं उनकी। बिल्कुल, आप देखें साइबर नाइफ जो है, साइबर नाइफ, और ऐसा नहीं कि एक है, मेरे ख्याल 2 या 3 हो गए या साइबर नाइफ से। बड़ी अच्छी लैब मशीन्स है और हज़ारों पेशेंट्स वहाँ भी ट्रीट हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में हमारा जो है इट्स द ओनली फ्री हॉस्पिटल। ठीक, चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक साहब, आपके लिए नेक ख्वाहिशात। और नाजरीन, मकसद सिर्फ ये है कि जनाब, सीइंग इज़ बिलीविंग। ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं इनको जाके देखिए एक मरतबा, और फिर जब मैं कहता हूँ कि आपके ज़कात, आपके सदक़ात और आपके अतियात के लिए इस तरह के इदारे जो हैं वो बेहतरीन मसरफ़ हैं, तो उसमें ही बैतुस्सुकून हॉस्पिटल जो है, कैंसर हॉस्पिटल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, इनकी भी मदद कीजिए। ये मेरा और आपका और हम सब का भी फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और बातें आपके साथ करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल एक बहुत बड़ा मसला रहा। बिजली या तो होती नहीं, और अगर होती है तो फिर इतनी महंगी कि बिजली का बिल भरना एक आम आदमी की इस्तिताअत में नहीं बल्कि कमर टूट जाती है। ऐसे में हुकूमत ने एक जो आवाम को तरगीब दी कि वो सोलर पैनल्स जो हैं वो लगाएं, और सोलर सिस्टम के ज़रिए जो शमसी तवानाई है उसको फ़रोग़ दिया गया। फिर उसके बाद फर्दर इंसेंटिवाइज़ किया गया, और हुकूमत ने जो इजाफी बिजली है जो एक आम सारिफ इस्तेमाल करता है, खुद बनाता है, पैदा करता है, और उसके बाद जो बचती है वो हुकूमत ने ग्रिड लाइन के ऊपर लेना शुरू की, जिसको नेट मीटरिंग कहा गया।
अब हुआ ये कि जब इसमें लोगों को ज़रा सहूलत मिली, फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये कि उनके बिल कम होना शुरू हुए, तो उसके बाद आवाम की तरफ से एक भरपूर सरमायाकारी इसके अंदर देखने में आई और बड़े वसी पैमाने पर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि हुकूमत खुद इसको इंसेंटिवाइज भी कर रही थी और लोगों को जो है वो इसके ऊपर जो है वो जोर भी दे रही थी। साथ ही साथ एक इसका जो रिपल इफेक्ट देखने में आया वो ये कि जो डिस्कोस हैं, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो मुतासिर होना शुरू हो गए, वो लॉस की तरफ आ गई। और जाहिर है कि ऐसा दुनिया भर में हमने देखा कि जहां पे बड़े पैमाने पर सोलराइजेशन हुई वहां पे जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स मुतासिर हुए। तो अब उसके बाद एक बहस छिड़ गई कि जनाब ये बाईबैक वाला जो मामला है इसमें बड़ी मसाइल हैं, नेट मीटरिंग के अंदर बड़े मसाइल हैं और अवामी रद्दअमल भी इसके ऊपर देखा गया। अब लेटेस्ट ये है कि जनाब नेट मीटरिंग के लिए जो पॉलिसी गाइडलाइंस कुछ तरमीम उनमें कर दी गई है और जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उससे ये मंजूर भी हो गई हैं। इनका ये किस तरह की तरमीम है, मौजूदा सार्फिन और आने वाले सार्फिन पे इसका क्या असर पड़ेगा, प्लस इस पूरे जो सोलराइजेशन का अमल है क्या ये इससे मुतासिर होगा या नहीं, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैज़ान अली साहब जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ब्रीफ हमें बताइएगा कि ये तरमीम किस तरह की हुई है, इस वक्त अमेंडमेंट क्या हुई है? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हुआ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उसने कुछ रिकमेंडेशंस तैयार की थी और उन रिकमेंडेशंस की बेसिस पे उन्होंने एक समरी बनाई जो जिसमें नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस की कुछ गाइडलाइंस में तरमीम थी और वो उन्होंने समरी ईसीसी को भिजवाई और जो कि ईसीसी ने अप्रूव कर दिया। अब उसमें मेन ये है कि उसमें 5-7 ऐसी शिकें हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी और जो चेंजेस हैं प्रीवियस जो नेट मीटरिंग की रेगुलेशन है उसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे जो कोर चेंज है वो ये है कि पहले जो नेट मीटरिंग होती थी जिसमें यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट थी उसको चेंज करके अब नेट बिलिंग की तरफ चले गए हैं। नेट बिलिंग में ये है कि वो भी यूनिट्स जो हैं उनको आपने जो भी ग्रिड पे सप्लाई कर रहे हैं उनका आपको 10 रुपये रेट पड़ जाएगा, मिले करेगा, और जो आप ग्रिड से ड्रॉ कर रहे हैं उनको वही पीक और ऑफ पीक आवर का रेट पड़ेगा और फिर मंथ के एंड में आपके वो मॉनेटरी टर्म्स में एडजस्टमेंट हुआ करेगी। एक तो ये तरमीम है। दूसरी तरमीम ये है कि जो 1.5 टाइम्स एक किसी भी कंज्यूमर का सैंक्शन लोड होता है उसका 1.5 गुना आपको इजाज़त थी सोलर लगाने की, जो कि अब उसको दोबारा एक गुना कर दिया गया है। तो लिमिट थोड़ी सी कम कर दी गई है सोलर लगाने की, नेट मीटर्ड सोलर लगाने की। इसी तरीके से जो लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी पिछली दफ़ा लाइसेंस जो रजीम थी उसमें 7 साल थी जो कि अब चेंज करके 5 साल कर दी गई है। इसके अलावा और कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि मॉनिटरिंग के हवाले से है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को उसमें ताकीद की गई है कि आपने अपनी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करनी है। ठीक है, नेट मीटरिंग ये इस पे जो हमारा बायबैक का जो रेट था उसके ऊपर जरा बताइए, वो 27 रुपए से कहां पहुंच गया, कितना कम किया उसमें? जी 27 पैसे से 10 रुपए पे कर दिया। अच्छा, पहले होता ये था कि चूंकि 3 महीने का एक साइकिल होता था, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक मंथ में आपने जो एक्स्ट्रा यूनिट्स सप्लाई किए हुए ग्रिड में अगर उससे कम कंजम्पशन है तो वो एज इट इज रहेगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने में, और इसी तरीके से वो तीसरे महीने में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। आपके पास ऑप्शन होगी कि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट हो जाएगी और तीसरे महीने के एंड पे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा यूनिट है तो उसका आपको रेट मिलता था 27 रुपए। ये थी प्रीवियस रिजीम, नेट मीटरिंग रिजीम। इसको अब चेंज करके गवर्नमेंट ने क्या किया, मंथली बेसिस पे एडजस्टमेंट हुआ करेगी इन मॉनेटरी टर्म्स। और मॉनेटरी टर्म्स भी ये है कि बिल फर्ज अगर एक 100 यूनिट किसी के बन रहे हैं ऑन डेली बेसिस, या चलें आप कह लें कि 1000 यूनिट बन रहे हैं ऑन मंथली बेसिस, उस 1000 में से कुछ तो वो एट सोर्स कंज्यूम कर लेगा जो कि 20-30% के करीब होता है, तो 200 यूनिट तो एट सोर्स उसने कंज्यूम कर लिए। जो बाकी 800 या 700 यूनिट है वो अपने ग्रिड में जब डालेगा तो उसको 10 रुपए के हिसाब से रेट मिलेगा, और जो वो रात के टाइम कंज्यूम कर रहा है पीक आवर्स में और ऑफ पीक आवर्स में उनके साथ वो डायरेक्टली यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। जो रात के टाइम कंजम्पशन है उस पे वही रेट लगेगा 42 या 48 रुपीस का, डिपेंडिंग अपॉन कब। फैजान साहब ये उसको एडजस्टमेंट होगी। अब ये बताइएगा, पहले तो ये जो तरमीम जो है ये एप्लीकेबल होगी जो एग्जिस्टिंग है, मौजूदा सार्फिन है उनके ऊपर भी होगी या क्या है, वो इससे मुस्तस्ना है? जरा इस पे पोजीशन क्लियर कीजिएगा। जी, जहां तक इस तरमीम का सवाल है तो बहुत सारी चीजें
जो मीडिया में नेगेटिव चल रही है उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। हाँ। हुकूमत ने एक अच्छी चीज ये की है कि जो एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स हैं, हाँ। जितने भी, ये तकरीबन 4000 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी बनती है, हाँ। उस 4000 मेगावाट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हुए हुए हैं, जो हाँ। लाइसेंसीज हैं, हुकूमत ने उसमें कोई तरमीम नहीं की। हुकूमत कहती है कि उस पर वही प्रीवियस नेट मीटरिंग रिजीम ही लगेगी जो कि बिल्कुल उनके बेनिफिट में है, मुफाद में है। हाँ, ये अब जो तरमीम हुई हैं, ये गोइंग फॉरवर्ड, आज से आप कह लें कि ये जो समरी है इसकी अम्ब्रेला के अंडर गाइडलाइंस मिनिस्ट्री के थ्रू नेपरा के पास जाएंगी, और फिर नेपरा उसमें रेगुलेशंस चेंज करने में 1-1.5 महीना ले सकता है। उसमें फिर वो पब्लिक हियरिंग करता है, पब्लिक के कमेंट्स लेता है, और फिर उस रेगुलेशंस को वो जब लागू कर देता है, उसके बाद जो भी न्यू कंज्यूमर होंगे उसके ऊपर ये तरमीम। ठीक, तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं? जो सोलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे वो उस पर असर पड़ेगा, इसका कब होगा वो? इसमें मैं आपके पास दो पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। इंडस्ट्री का भी पर्सपेक्टिव बता देता हूँ और हुकूमत का भी पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। हुकूमत ये कहती थी कि जो हमारे से जो बिजली हमारे ग्रिड में डाली जाती थी वो तकरीबन 10 रुपए के हिसाब से होती थी, जो कि आप सुबह के टाइम सोलर कंज्यूमर ग्रिड में डालता था, उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 होती थी। लेकिन वो चूंकि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट हो जाती थी, तो वो जो रात के टाइम उसकी एडजस्टमेंट होती थी, उसकी जो बिजली, जो रात के टाइम की बिजली की वैल्यू थी वो कुछ 40 या 30-40 रुपए होती थी। तो वो एक डिफरेंशियल आ जाता था 20-30 रुपए का, जो कि दूसरे कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता था। तो हुकूमत ने कहा ये एक फाइनेंशियल एबनॉर्मेलिटी है जिसको उन्होंने इस तरमीम के थ्रू सही की है। और हुकूमत कहती है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर किसी ने सेल्फ कंजम्पशन के तौर पे लगाना है, अब आपने अगर ग्रिड में डाला आपको 10 रुपए मिलेंगे, अगर आपने सेल्फ कंज्यूम करना है तो आपको 42 रुपीज के आसपास, 48 रुपीज के आसपास, या आप बैटरीज लगा के उसको कंज्यूम कर लेंगे तो फिर आपको 10 रुपए रेट नहीं पड़ेगा, आपको वो बैटरीज के हिसाब से आप जब भी डिस्चार्ज कराएंगे वो रेट पड़ेगा। तो एक ओवरऑल इंपैक्ट जो मैं पूछ रहा था फैजान, ओवरऑल इंपैक्ट इसका। जी, ओवरऑल मैं वही कह रहा हूं कि ओवरऑल इंपैक्ट इसका जो इंडस्ट्री कहती है, जो सोलर की इंडस्ट्री है, वो ये कहती है कि इसका जो पे बैक पीरियड है वो इन तरमीम की वजह से इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग सोलर लगाना छोड़ देंगे। हुकूमत कहती है कि जो हमने किया है, जो पहले 2 साल होता था, अब हमने इस तरह की तरमीम की है कि वो 5 साल के आसपास पे बैक पीरियड हो जाएगा। इंडस्ट्री जो सोलर की है वो ये कहती है कि जो पे बैक पीरियड है वो 5-6-7 साल पे चला जाएगा, और फिर लोग उससे फीजिबल कि वो डिस्करेज होंगे, फिर उसके ऊपर वो डिस्करेज होंगे। अब देखना है कि हुकूमत जो क्या कहती है और फिर जो इंडिया है वो किस तरह से इस चीज़ों को देख रही है। जब ये इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती है, और अभी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत कुछ कम अज़ कम टाइम है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद फैज़ान अली, एनर्जी एक्सपर्ट, और इस अहम इशू पर अपना टेक हमें दे रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।